वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बच्चों एक्सरसाइज के। और सॉलिड्स जो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 पर, यानी 9.11। आप अपनी एनसीईआरटी का पार्ट 2 ओपन कर सकते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 2। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9.11। क्वेश्चन है बच्चों, ए 14.5 किलोग्राम मास fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 मीटर। यानी जब नहीं खिंचा हुआ है तार, उस पर कोई लोड नहीं है, तो उसकी लंबाई 1 मीटर है। उसके एक सिरे पर हमने 14.5 किलो मास लटका दिया है, इज विल्ड, और अब उसे घुमा रहे हैं इन ए वर्टिकल सर्कल, यानी वर्टिकली घुमा रहे हैं। जैसे आप धागे से पत्थर बांध के घुमा सकते हैं, वैसा कुछ। एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो कहने को ये एंगुलर वेलोसिटी है, पर जो यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी की है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आरपीएस। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर हमें दिया हुआ है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द इलोंगेशन of the wire when the mass is at the lowest point of its path। अब क्वेश्चन को दोबारा से गौर से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं या जो समझ में आ रही बात, ये वेलोसिटी जो है चेंज होगी बच्चों, है ना, विद एन एंगुलर वेलोसिटी, बिल्ड इन वर्टिकल सर्कल विद एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। जैसे कि लैंग्वेज से लग रहा है, वो बोल रहे हैं एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। तो जिस समय वो सर्कल के बॉटम पर है, तब उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इतनी है इनके हिसाब से। हालांकि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम घुमा सकते हैं उसको। और हमें जो पता करना है, कैलकुलेट द इलोंगेशन ऑफ द वायर। इलोंगेशन ऑफ द वायर मींस डेल्टा एल। दिमाग में इमेज बनते जानी चाहिए। डेल्टा एल आपको निकालना है जब वो लोएस्ट पॉइंट पर है। तो लोएस्ट पॉइंट पर है, तो एक तो mg लग रहा है 14.5 kg, उसको खींच रहा है। उसके अलावा m r ओमेगा स्क्वायर उसको खींचेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उनकी वजह से इलोंगेशन होगा। उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इनिशियल लेंथ है, तो आप शायद आप कर सकते हैं अपने आप। फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो बच्चों 9.11 का डायरेक्ट आंसर है, इतना इलोंगेशन होगा 1.539 × 10⁻⁴ मीटर। कैसे सॉल्व करके हमने निकाला, गिवन डेटा हमने लिखा, नेट फोर्स जो लगेगा mg प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओमेगा जो है वो 2 पाई न्यू होता है, तो 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला था कि बोला एंगुलर वेलोसिटी, पर ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है। तो हमने फोर्स कैलकुलेट किया 2433.9 न्यूटन, और y के फॉर्मूले में इसको रखा हमने, और वहां से डेल्टा एल के लिए फॉर्मूले को कन्वर्ट किया। y की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो हम ले ही लेंगे। तो 1.87 मिलीमीटर यहाँ पे आता है डेल्टा एल, 1.87 मिलीमीटर। जबकि एनसीईआरटी का आंसर जो है वो है 1.539 इंटू 10⁻⁴, यानी 0.153। तो एक और सॉल्यूशन हम चेक कर लेते हैं। 14.5 kg लेंथ ऑफ वायर, ये सब गिवन डेटा हमने लिखा। और यंग्स मॉडुलस को हमने लिया 2 × 10⁻11, जो कि आपको रट गई होगी अब तक बच्चों। सो व्हाट वी गेट 1.87 10⁻³ मीटर। यहाँ पर भी 1.87, यहाँ पर भी 1.87 मिलीमीटर। और जो एनसीईआरटी का आंसर है 9.11, 1.539 × 10⁻⁴ मीटर। रीजन ये हो सकता है कि इन्होंने ओमेगा की जगह 2 रख दिया, है ना, आप चेक कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9.12, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। वाटर की बल्क मॉडुलस निकालनी है हमको। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इनिशियल वॉल्यूम दिया है 100 लीटर, 100 लीटर। पानी पर प्रेशर लगाया हमने, प्रेशर इंक्रीज इक्वल टू 100 atm। 1 atm होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, जो हमें पता है। फाइनल वॉल्यूम हो जाता है 100.5 लीटर। तो
फाइनल वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये कैसे हुआ देखना पड़ेगा। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। ओके, बल्क मॉडुलस एयर के लिए और बल्क मॉडुलस वाटर के लिए। कंप्रेसिबिलिटी से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और फाइनल वॉल्यूम जो है 100.5 लीटर और इनिशियल वॉल्यूम 100.0 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है? 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल, 9 यानी गीगा पास्कल। तो पूछा क्या है, फिर से देखें। हमसे कहा है कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। पूछा कुछ और है, जवाब यहां पर कुछ और है। ठीक है, पूछा कुछ और है, जवाब कुछ और है। अनदर फॉर्मेट ऑफ सॉल्यूशन वो देखते हैं हम। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस, यहाँ हमने वी आई इनिशियल वॉल्यूम 100 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 100.5 लीटर। चेंज इन वॉल्यूम निकाला 0.5 लीटर। 0.5 लीटर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी आई 0.5/100 और 5 × 10⁻³ हमको मिलता है। प्रेशर इंक्रीज निकाला हमने 100 एटमॉस्फेयर, 100 इंटू इसको एसआई में बदला, तो बल्क मॉडुलस के मिलता है हमें P अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी आई। तो प्रेशर की वैल्यू अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी आई, वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू, तो 2.026 इंटू 10⁹ पास्कल बल्क मॉडुलस ये कैलकुलेट होकर आती है। अब इसको कंपेयर करना है। पहले तो कंप्यूट बल्क मॉडुलस, तो इसका जवाब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पर भी सिर्फ इसी का जवाब दिया हुआ है, कंप्यूट बल्क मॉडुलस। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आता था, और वही नेगेटिव साइन यहाँ काम आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये चेंज भी नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस में आएगी बल्क मॉडुलस। तो उस नेगेटिव साइन को यहाँ इग्नोर कर दिया टोटली, फॉर्मूले में भी इग्नोर कर दिया, और ये जो चेंज हो रहा है ये भी नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है जबकि प्रेशर हम लगा रहे हैं। तो रियलिस्टिक सिचुएशन से मिसमैच हो रहा है थोड़ा सा। तो इसका जो रीजन है कंपेयर करने के बाद कि इतने ज्यादा क्यों है, वो रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं है। तो ये हमने वाटर की बल्क मॉडुलस निकाली है, और एयर की बल्क मॉडुलस देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हमें टेबल से देखना होगा एनसीईआरटी में। तो एयर की बल्क मॉडुलस जो है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहेगी तो बल्क मॉडुलस कम रहेगी। एक और फॉर्मेट देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन का। वी आई वी1 वी2 और उससे डेल्टा वी 0.5, डेल्टा पी 100, बल्क मॉडुलस डेल्टा पी अपॉन, तो हर जगह यहाँ पर भी साइन को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही निकाला है। एयर की बल्क मॉडुलस होती है 1 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये 10⁹ के ऑर्डर की है वाटर की। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ एयर अगर रेशियो निकालते हैं, इसमें आगे तक की बात की है जो पूरा सॉल्यूशन दिया 2.026 इंटू 10⁴। दिस रेशियो इज वेरी हाई बिकॉज एयर इज मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। तो ऐसे हमें लिखना होगा, और वो जो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है वो रियलिस्टिक सिचुएशन से मिसमैच है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेरिक। वाटर की डेंसिटी हमें इतनी गहराई पर जहां पर प्रेशर बढ़कर 80 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया है वहां निकालना है। गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस, सरफेस पर डेंसिटी हमें दी हुई है। तो ये आप यहाँ जो देख रहे हैं डेटा, ये मिसप्रिंट है बच्चों। 103 1.03 के साथ लिखने का कोई मतलब नहीं है। इट इज 10⁻³ kg/m³, जैसे कि हम जानते हैं। सो आंसर इन एनसीईआरटी 1.034 इंटू 10⁻³ kg/m³। डिटेल सॉल्यूशन, वो अगर हम देखते हैं इंक्रीज इन डेंसिटी, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, डी रॉ इक्वल टू सी टाइम्स पी रॉ।
जहाँ पे सी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में हमने इसको फॉर्मूले को लिखा। पी प्रेशर है और रॉ डेंसिटी है सरफेस पर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया आप लिखकर देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। बल्क मॉडुलस से आ रहा है बच्चों। जो पिछला फॉर्मूला हमने लिखा है यहीं पर, अगर मैं के को लिख देता हूँ 1/c, तो आप देख सकते हैं आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा वॉल्यूम को डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करने का। मास में चेंज आ नहीं रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज जो आ रहा है वो डेंसिटी में चेंज के बराबर होगा, नहीं डेल्टा वी बाय वी आई, डेल्टा रॉ बाय रॉ, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी इज प्रेशर, रॉ इज डेंसिटी, तो सी हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी, पी की वैल्यू हमारे पास है 80 एटमॉस्फेरिक, रॉ की वैल्यू है हमारे पास डी रॉ, चेंज इन डेंसिटी हमारे पास, जिसको हमने एसआई में कन्वर्ट किया। तो टोटल डेंसिटी एट द गिवन डेप्थ पी प्लस डी रॉ, जितना चेंज आया और जितनी पहले थी, जोड़ देंगे दोनों को, तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन इस तरह का 1.034, तो आंसर से मैच हो रहा है एनसीईआरटी के। अनदर मोड ऑफ सॉल्यूशन, लेट द गिवन डेप्थ बी एच, एच गहराई पर है, प्रेशर वहां पर है 80 एटमॉस्फेरिक, उसको 80 को हमने पास्कल में बदला। वाटर की डेंसिटी जो सरफेस पर है वो 1.03 टेंस पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब है, जिसको हम जनरली टेंस पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब ले लिया करते हैं, 0.03 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर भी पूरा ले लेते हैं हम यहाँ पर। रॉ टू अगर डेंसिटी है, डेप्थ गहराई एच पर, और V1 वॉल्यूम है m मास के वाटर का सरफेस पर, V2 वॉल्यूम है m मास के वाटर का डेप्थ h पर, और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है, तो डेल्टा V हो गया V1 माइनस V2, और उसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी के टर्म्स में। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास टाइम्स, मास तो कॉमन रह रहा है, मास में चेंज हो नहीं रहा, 1/ρ1 माइनस 1/ρ2। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा V अपॉन V1, तो m टाइम्स ये डेल्टा V हमारे पास है अपॉन V1, अपॉन V1 में आ गया ρ1 अपॉन m, यानी डेंसिटी डिवाइड बाय मास, अपॉन था ना तो उल्टा हो गया, इनटू करेंगे तो ऊपर जाकर, भाई इसके नीचे लिखेंगे हम m/ρ1, तो ρ1 ऊपर चले जाएगा, m आ जाएगा नीचे, लिखकर आप देख लीजिए। सो व्हाट वी गेट, डेल्टा v अपॉन v1 हमें मिलता है 1 माइनस ρ1 अपॉन ρ2, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर m से m कट गया, तो बल्क मॉडुलस हमें मिलती है pv1 अपॉन डेल्टा v, और डेल्टा v बाय v1 p बाय b, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, वो हमारे पास है, तो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं उसकी। वैल्यू रखने पर हमें डेल्टा v बाय v1 मिलता है इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब ऑब्जेक्टिव था रॉ टू निकालना, तो 1 माइनस ρ1 अपॉन ρ2 को इसके बराबर लिखकर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाए। तो डेंसिटी जो है वाटर की एट गिवन डेप्थ, ये बढ़ गई 1.03 से हो गए 1.034, हालांकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी सावधानी से करनी होगी बिकॉज चेंजेस। Question number 14. Compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere. तो ग्लास की स्लैब है, सॉलिड है, उस पर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपने लगाया, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा वॉल्यूम में। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर है 0.0027, मामूली चेंज होगा। डिटेल सॉल्यूशन अगर मैं देखता हूं तो डेल्टा वी बाय वी निकालना था हमको, ये इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा पी अपॉन के, यहाँ पर के जो है वो बल्क मॉडुलस है, के से दिखाया बल्क मॉडुलस, so we can calculate like this. Another format of solution, हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों सिमिलर, बस रिप्रेजेंटेशन का अंतर है, वहां के से दिखाया बल्क मॉडुलस को बी से दिखाया, दोनों सिंबल से हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज, उसकी साइड हमें दी है, उससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूब व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7 into 10⁶, इसको बोलेंगे मेगा पास्कल। तो 7 मेगा पास्कल का प्रेशर हमने उस पर लगाया है, वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी फिर से बल्क मॉडुलस ही काम में आने वाली है। तो आंसर में जो दिया हुआ हमें दिया 0.058 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकाला गया वॉल्यूम का। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदला हमने, प्रेशर हमने लिख दिया यहाँ पे, बल्क मॉडुलस 140,
गीगा पास्कल जो ग्लास इसके लिए कॉपर के लिए है। तो के तो पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, वी ऊपर आ गया तो पी वी अपॉन डेल्टा वी, वी की जगह एल क्यूब आ गया और डेल्टा वी हमें कैलकुलेट करना था, तो 5 इंटू टेंस पावर माइनस 2 मिलीमीटर क्यूब। उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.058 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे? क्यूब है तो -2 -2 -2, ओके, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है खाली, तो 10 की पावर -1 और वो 3 बार आ जाएगा इसलिए 0.05 आया। -2 तो है इसमें ऑलरेडी। लिख कर देखें बच्चों, या मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। 5 इंटू टेंस पावर माइनस 2 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। 5 इंटू टेंस पावर माइनस 2 मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 5 इंटू टेंस पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, 1 मिलीमीटर को बदलते तो 10 और 3 बार मिलीमीटर आ रहा तो 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अभी सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है। नीचे लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, अगर ऊपर लिखता हूँ तो भी मुझे ये लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और उसका क्यूब, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 5 इंटू टेंस पावर -2 और मिलीमीटर की जगह 10⁻1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर होता है 1/10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे मिलने वाला है। जबकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिख रहा है हमको 15 का, वो दिख रहा है 0.058 सेंटीमीटर क्यूब। एक और सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, से फिर जज करते हैं हम। यहाँ जो कैलकुलेट किया 5 इंटू टेंस पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.05 वो आ रहा है, तो यहाँ तो सही आ रहा है। तो मिस्टेक कहाँ पर है, समवेयर कैलकुलेशन मिस्टेक में भी देयर, यहाँ यूनिट लिखने में गड़बड़ की गई है। ठीक है, ये मीटर क्यूब है और यहाँ मिलीमीटर क्यूब कर दिया गया है। मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब से हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, तो दिस इज मिसप्रिंट। करेक्ट आंसर इज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 0.05 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी पर प्रेशर कितना लगाएं, कितना चेंज करें जिससे कि वो 0.1% से कंप्रेस हो जाए। तो 2.2 इंटू 10⁻6 पास्कल प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही बात है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन यानी ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। तो परसेंट को हम बदल लेंगे, 0.1% है, 0.1% को कन्वर्ट कर लेंगे हम। पी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे के टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%, उसकी वैल्यू हमको दी हुई है, दैट इज 0.1%। उसी को कन्वर्ट करके बनाए 10⁻³ क्योंकि पावर 3 है, 10⁻³ 0.1%, 0.1 डिवाइड बाय 100, 0.1 10⁻⁻1 तो पहले ही था और डिवाइड बाय 100 तो 10⁻³ एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड विद, और पहले, अच्छा अगला सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का एक और वर्जन देख लेते हैं सॉल्यूशन का। वॉल्यूम 1 लीटर, वाटर को 0.1% से कंप्रेस करना है, 0.1% ये आ गया हमारे पास 0.1/100 10⁻³ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने लगाया और ये प्रेशर आ गया 2.2 मेगा पास्कल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
एनविल का आइडिया होना चाहिए आपको, एनविल होता क्या है। क्या आपने जूते ठीक करने वाले के पास देखा एक लोहे का डिवाइस होता है जिसके ऊपर वो जूता लगाता है बच्चों, उसको भी एनविल कहते हैं। लोहार के पास भी होता है एनविल। एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड, ये कुछ और एनविल है विद द शेप एज शोन in figure 9.14 are used to investigate behavior of materials under very high pressure. Flat faces at the narrow end of the anvil have a diameter of 0.5 millimeter यहाँ पर, and the wide ends are subjected to a compressional force of 50,000 न्यूटन। यहाँ से 50,000 न्यूटन लगा रहे हैं और यहाँ पर डायमीटर बहुत ही कम है। व्हाट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछा है। डायमंड कौन से, यानी बहुत ही मजबूत हार्ड सब्सटेंस, so we have to calculate that। आंसर है हमारे पास प्रेशर एट द टिप ऑफ एनविल 2.5 into 10⁻11 पास्कल, वेरी लार्ज प्रेशर। 50,000 लगाया था हमने लगाया था 50,000 न्यूटन, और वो प्रेशर यहाँ इंक्रीज हो गया क्योंकि एरिया डिक्रीज हो गया, आप समझ सकते हैं। 2.5 into 10⁻11 पास्कल में सॉल्यूशन देखते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन। कंप्रेशनल फोर्स है 50,000 न्यूटन, डायमीटर d 0.5 मिलीमीटर, तो एरिया हो गया पाई डी स्क्वायर बाय 4, और स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, और डायरेक्टली हमने इसको कैलकुलेट किया। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, डायग्राम भी इसमें आ गया है, उससे लगता है कि हाँ भाई कुछ दम होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है समझने के दृष्टि से। फोर्स अपॉन एरिया करके हमने प्रेशर निकाला। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक रॉड है, लेंथ 1.05 मीटर, 1 मीटर से थोड़ी सी लंबी, हैविंग नेग्लिजिबल मास, मास नहीं के बराबर है, सपोर्टेड एट इट्स एंड्स, ऐसे लटका रखा हमने बाय 2 वायर्स। स्टील वायर है, वायर ए एंड एल्यूमिनियम वायर बी, ये स्टील का है, ये बी जो है एल्यूमिनियम का है, दोनों की लंबाई बराबर है एज शोन इन फिगर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ए एंड बी आर, इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका 2 मिलीमीटर स्क्वायर है respectively। at what point along the rod should a mass m be suspended, कहां पर लटका है मास m, in order to produce equal stresses, कि दोनों में equal stress हो, b equal strain in both steel and aluminum wire, दोनों में elongation same हो। तो कॉम्बिनेशन है बच्चों क्वेश्चन में, मतलब दो सिचुएशन को जोड़ दिया गया है। अब स्ट्रेन के बेसिस पे भी हमें कंपेयर करना है, स्ट्रेस के बेसिस पे भी कंपेयर करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा। जो आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सीखा वो भी नॉलेज यहाँ पे काम आ रही है। टॉर्क, कपल, फोर्स, क्या क्या बैलेंस करोगे सोचो। 9.18 का जो आंसर दिया है 0.7 मीटर दिया है फर्स्ट केस में, और 0.43 m दिया है फ्रॉम स्टील वायर। m फॉर मीटर, 0.7 m। पूछा क्या है वापस से देखते हैं। इक्वल स्ट्रेसेस के लिए व्हाट पॉइंट, कितनी दूरी पर लटकाया जाए मास m को, एट व्हाट पॉइंट। तो एक एंड से इक्वल स्ट्रेसेस के लिए उसको लटकाना होगा 0.7 मीटर पर, और इक्वल स्ट्रेन के लिए लटकाना होगा 0.43 मीटर पर। दो अलग अलग सिचुएशन देखो, स्ट्रेस सेम आना अलग सिचुएशन है, और दोनों में इलोंगेशन सेम होना अलग सिचुएशन है। इसको आप लिंक कर सकते हैं, मैकेनिक्स में आपने इस तरह की प्रॉब्लम्स की थी, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मोमेंटम। वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन किए थे आपने, वर्क पावर एनर्जी में सेम फोर्स, सेम स्ट्रेच, अलग अलग ऐसी सिचुएशन होती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करें। स्टील का यंग मॉडुलस हमें पता ही है 2 into 10⁻11, एल्यूमिनियम का उससे कम होता है 7 into 10⁻10। और स्टील वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया, वायर हमारे पास है एल्यूमिनियम के लिए, लेंथ L2, दोनों की लेंथ बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर है जो दिया हुआ है, स्टील के लिए भी दिया हुआ था। मास m अगर हम लटकाते हैं एट डिस्टेंस x, यहां से दूरी x पे लटका है हमने, वेयर a इज कनेक्टेड, तो F1 F2 अगर टेंशन है दोनों वायर में, तो देयर इज इक्वल स्ट्रेस इन टू वायर। अगर स्ट्रेस बराबर होगी तो F1/A1 इक्वल टू F2/A2 होगा, और F1/F2 हो जाएगा A1/A2 यानी 1:2। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमें मिलता है।
मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम लेते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो F1x दोनों को इक्वेट किया हमने। F2 टाइम 1.05 की टोटल लेंथ है माइनस एक्स। आप समझ गए होंगे कैसे है ये, इसका मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट, तो ये होगा, इसको इसकी टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज घुमाने की और इसकी टेंडेंसी होगी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। मोमेंट इक्वेट किया और F1 अपॉन F2 क्योंकि हमारे पास है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की और उससे x निकाला 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर। सेकेंड पार्ट के लिए माना कि m मास सस्पेंड किया हमने रॉड से, डिस्टेंस x फ्रॉम एंड वेयर वायर a इज कनेक्टेड। F1 F2 जो है वो टेंशन है वायर में, स्ट्रेन अब की बार इक्वल है तो स्ट्रेन को इक्वल कर दिया हमने। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी F1 अपॉन A1, ये तो स्ट्रेस हो गया, अपॉन Y1 ये स्ट्रेन है, तो दोनों की स्ट्रेन को इक्वल किया। तो अभी F1 अपॉन F2 जो है पहले जो आया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, Y भी पिक्चर में आ गया, A1 Y1 अपॉन A2 Y2, तो Y की वैल्यू को भी हमने लिखा। तो F1 अपॉन F2 अभी 10/7 मिलता है, वापस से वैसी ही कैलकुलेशन 10/7 लेकर कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 43.2 सेंटीमीटर। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए सॉल्यूशन को। दिस इज द सिचुएशन, गिवन डेटा हमने सबसे पहले लिखा, गिवन डेटा लिखने के बाद let a small mass m be suspended to the rod at distance y from end where wire a is attached। स्ट्रेस निकला वायर में F अपॉन ए, स्ट्रेस को इक्वल किया, वहां से F1 अपॉन F2 हमको मिला 1/2, और उसके बाद ये y डिस्टेंस है, ये 1.05 माइनस y है। टेकिंग टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वही टॉर्क हमने लिए। क्लॉकवाइज कपल, ये क्लॉकवाइज होगा, ये हाँ ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। वहां से हमने y निकाले 0.7 मीटर। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इक्वल स्ट्रेस इन द टू वायर्स, आंसर को लिखना होगा लैंग्वेज में। तो मास शुड बी सस्पेंडेड एट द डिस्टेंस 0.7 मीटर फ्रॉम द एंड वेयर वायर ए इज अटैच्ड। दूसरे केस में हमें स्ट्रेन को बराबर करना था, तो हमने क्या किया, फिर स्ट्रेन को बराबर रखा, वहां से जो रिलेशन आया F1 अपॉन F2 वो मिला A1 Y1 इक्वल अपॉन A2 Y2। ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हो आप फॉर्मूला, और इसको यूज भी कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट याद करके इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। फिर से हमने वही टॉर्क लिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों को इक्वेट किया तो 0.432 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, माइल्ड स्टील वायर है, लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसको खींचा, स्ट्रेच वेल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी हुक्स लॉ काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टली खींचा बिटवीन टू पिलर्स, मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट, बीच पे लटका दिया। कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट, कितना नीचे झुक जाएगा, जैसे कपड़े सुखाने वाले तार पर अगर आपने अपनी शर्ट टांग दी हैंगर के साथ तो कितना झुकेगा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। कितना झुक जाएगा इसकी गणना यहाँ पे की गई, अप्रोक्सीमेटली 0.01 मीटर झुक जाएगा। और सॉल्यूशन ये है बच्चों, डायग्राम इस तरह का बन गया, यहाँ एंगल थीटा मार्क किया हमने इसको, तो ए सी इक्वल टू सी बी, क्योंकि बोला सेंटर पॉइंट पे लटकाया, 0.5 मीटर हो गया, 1 मीटर लंबा तार था, मास हमने 100 ग्राम लटकाया, तो उसको किलोग्राम में बदला ऐसा ही में 0.1 kg। ए डी इक्वल टू बी डी, ये भी सही है, ए डी बी डी के बराबर होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर हाफ के बराबर होगा। यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई, और गिवन डेटा के टर्म्स में हमें पता करना है एक्स, एक्स इज द अननोन। तो ये इतना खिंचाव इसमें हुआ, उसी की वजह से ये झुक रहा है, तो वो एक्सटेंशन हमें निकालना पड़ेगा उसमें। तो मैकेनिक्स में जो कुछ आपने सीखा था वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगी आपके। इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एल। अब देखिए ए डी बी डी, टोटल लेंथ होगी ए डी प्लस बी डी, जबकि पहले लेंथ क्या थी, ए बी थी, तो ए डी प्लस डी बी माइनस ए बी मीन्स 2AD, क्योंकि दोनों बराबर है, माइनस ए बी। तो ये कैलकुलेशन यही टिपिकल है इस क्वेश्चन में, तो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एल, डेल्टा एल आपने कैसे निकाला, फिर उसको आपने डिवाइड कर दिया स्ट्रेन के लिए, 2L से, खिंचाव कितना हुआ उसको 2L से डिवाइड किया हमने, क्योंकि L या 2L एक ही बात है, 1 मीटर। अगर T टेंशन है वायर में तो 2T cos थीटा
टी टेंशन है जिसकी वजह से एक्सटेंशन आ रहा है। तो 2t cos थीटा ऊपर की तरफ जो mg को बैलेंस करेगा, तो 2t cos थीटा इक्वल टू mg, और t इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा हमने निकाला। बच्चों कैलकुलेशन काफी अच्छी है इसमें। फिर अजम्पशन भी लगाया कि अगर ये डिप्रेशन बहुत छोटा है एल से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे, यानी 1 प्लस हाफ टाइम एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को हम 1 के इक्वलेंट मान पाएंगे। तो सिंपली cos थीटा x बाय एल हो जाएगा। cos थीटा जब x बाय एल हो गया तो t की वैल्यू mgl अपॉन 2x आगे से स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने यूज किया इस x को निकालने के लिए, और फाइनली x मिला। तो आप स्क्रीन को फ्रीज करके पूरा सॉल्यूशन कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको समझ सकते हैं बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। अनदर वर्जन ऑफ द सॉल्यूशन, same method is used here also, same method. Next है क्वेश्चन नंबर 20, टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल आर रिवेटेड टुगेदर। जैसे वो बक्से में दो चद्दर को जोड़ने के लिए कूलर की बॉडी में रिवेट कर देते हैं, रिवेट ठोक देना बोलते हैं उसको, दोनों साइड से चीबा कर दिया जाता है, पतला मतलब चपटा कर दिया जाता है उसको, तो वो जॉइंट बन जाता है। तो दो स्ट्रिप्स को जोड़ा, डायग्राम बनाकर बता सकता हूँ मैं आपको, रिवेटिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेटल की स्ट्रिप है और इसमें मैं एक और स्ट्रिप जोड़ना चाहता हूँ, तो हम इनको थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप करके रखते हैं बच्चों। ओवरलैप करने के बाद मान लो कील का मुंह जो है वो रिवेट कैसी होती है, नुकीली नहीं होती, ठीक है। थोड़ा सा इसका मटेरियल ऐसा होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है जैसे एल्यूमिनियम की रिवेट। सो दिस इज रिवेट। तो यहाँ पे हमने ड्रिल से होल किया शीट में, होल करने के बाद इस रिवेट को इसमें डाला और हैमरिंग कर देते दोनों साइड से। हैमरिंग करके ये क्या होता है, ये फैल जाएगा, ऊपर मटेरियल फैल जाएगा तो पकड़ बना लेगा, तो ये शीट इस तरह से जुड़ जाती है। इट इज कॉल्ड रिवेटिंग। तो क्वेश्चन में आपको बोला रिवेट कर दिया एट देयर एंड्स बाय 4 रिवेट्स, 4 रिवेट हमने लगाई, ईच ऑफ डायमीटर 6 मिलीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रिवेटेड स्ट्रिप इफ द shearing stress on the rivet जो फेल होगी बच्चों shear में फेल होती है, not to exceed 6.9 into 10 power 7 pascal. Assume that each rivet is to carry 1/4 of the load, यानी 4 मिलकर 4 गुना लोड लेंगे। तो ट्राई टू कैलकुलेट योरसेल्फ, इतनी प्रैक्टिस हमने की, दिमाग लगाओ। 260 किलो न्यूटन आया। उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। आर जो है रेडियस निकाला हमने, डायमीटर दिया था हमको, उससे रेडियस हमने निकाला 3 into 10 power minus 3 मीटर। मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम लोड ऑन ए रिवेट वो निकाला हमने, एक रिवेट पर कितना लोड आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए पाई आर स्क्वायर किया हमने, पाई 22/7, एंड हियर इज आर स्क्वायर। मैक्सिमम टेंशन जो सह सकती है वो इसका 4 गुना सह पाएगी, तो दिस इज द मैक्सिमम टेंशन। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ मेटल स्ट्रिप, ये गलत लिखा हुआ बच्चों, दिस इज डायमीटर ऑफ रिवेट। रेडियस निकाली हमने, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इज ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम लोड और फोर्स अपॉन एरिया। और ये भी मिसप्रिंट है, ठीक है, ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। कैलकुलेशन सिमिलर है जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया, ईच रिवेट कैरीज 1/4 ऑफ द लोड, तो टोटल लोड जो सह पाएंगे वो 4 गुना हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द मैरिना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। मैरिना ट्रेंच क्या है, कोई जगह है, ढूंढ लेते हैं, गूगल करें मैरिना ट्रेंच क्या है, आपको मिल जाएगा। मैरिना ट्रेंच, ओके, गूगल पे सब कुछ आ जाएगा, वीडियो, उसकी डेप्थ,
is located in the western Pacific Ocean about 200 kilometers east of Mariana Island. It is the deepest oceanic trench on Earth. It is crescent shaped and measures about 2550 किलोमीटर in length and 69 किलोमीटर in width. ये विकिपीडिया बता रहा है. तो ये पैसिफिक ओशन में एंड एट वन प्लेस इट इज नियरली 11 किलोमीटर beneath the surface of water. The water pressure at the bottom of the trench is about 1.1 into 10 to the power 8 Pascal. A steel ball of initial volume 0.32 meter cube is dropped into the ocean and falls to the bottom of the trench. वहां पहुंचेगी, ऊपर से पानी का प्रेशर लग रहा है. What is the change in the volume of the ball? उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा when it reaches to the bottom, क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा है. तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. उसका आंसर हमारे पास है 2.51 into 10 to the power -4 मीटर क्यूब से उसका वॉल्यूम कम होगा. इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह की, यानी वापस से वही फॉर्मूला हमारे काम आ रहा है, बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला. छोटा सा सॉल्यूशन है जैसा हमने देखा. अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन देयर. तो आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर. और अब मैं इसको बच्चों डिस्कस करूंगा कंपटीशन प्रोफाइल में. तो वो मैंने तैयार कर लिया है, काफी अच्छा वीडियो रहेगा, उसको देखना ना भूलें. उससे आपकी पकड़ इस चैप्टर पे मजबूत हो जाएगी. और स्पेशली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए तो मस्ट है, क्योंकि ये फिर से वापस से मिलने वाला है आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में. तो बी अवेयर, प्रिपेयर इट properly and get benefited in future. So next video tak, happy learning.